हेलो दोस्तों, तो हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ रहे थे। इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो इसमें पढ़ेंगे पहले हम परवन बहुउद्देशीय परियोजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो किन किन जिलों को फायदा होगा इससे? इससे फायदा होगा कोटा, बारां और झालावाड़ को। हाड़ौती का केवल बूंदी जिला शामिल नहीं होगा, बाकी कोटा, बारां और झालावाड़ इसी में शामिल होगा। और ये RS 2021 प्री का क्वेश्चन है। उसमें एक ऑप्शन में बूंदी भी था तो वो हटाना था। बाकी कौन कौन से जिलों को फायदा होगा? कोटा, बारां और झालावाड़ का। इसमें एक बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया बांध? अकावत गांव, अकावत, झालावाड़, ठीक है। कौन कौन से जिले शामिल है? कोटा, बारां और झालावाड़। बांध कहां बनाया गया है? अकावत, झालावाड़ में। अब देखते हैं इसमें फायदे क्या क्या होंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि दो या दो से अधिक फायदे होंगे। तो देखते हैं पेयजल। तो इससे 1821 गांवों को क्या होगी? पेयजल की पूर्ति। कितने गांवों को? 1821 गांवों को क्या होगी? पेयजल की पूर्ति। इसके अलावा सिंचाई की बात करें हम, सिंचाई तो 637 गांव की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को, 2 लाख हेक्टेयर भूमि में इससे सिंचाई की जाएगी। कितने? 637 गांव में। और पेयजल में 1821 गांव। पावर विद्युत की बात करें हम तो 2970 मेगावाट। ये क्या रखा गया है? लक्ष्य कि 2970 मेगावाट क्या बनाई जाएगी? बिजली बनाई जाएगी। और ये डाटा है आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, ठीक है। कहाँ कौन कौन से जिलों को फायदा होगा? कोटा, बारां और झालावाड़। बांध कहाँ बनाया गया है? अकावत, झालावाड़ में। पेयजल की सुविधा 1821 गांवों को, सिंचाई 637 गांवों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को। और पावर की बात करें तो 2970 मेगावाट का टारगेट है। और ये डाटा किसका है? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का। एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पर है ये? बारां में, परवन नदी के किनारे। इससे इसको भी फायदा मिलेगा, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी, ठीक है। तो ये हुई हमारी परवन बहुउद्देशीय परियोजना। कौन कौन से जिलों को फायदा होगा? कोटा, बारां और झालावाड़ को। हाड़ौती का एकमात्र जिला बूंदी नहीं आएगा। और यही RS प्री 2021 का क्वेश्चन भी था। बांध कहां बनाया गया है? अकावत, झालावाड़ में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाभान्वित होगी? तो शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? बारां में। पेयजल 1821 गांव, सिंचाई 637 गांव, 2 लाख हेक्टेयर भूमि। पावर की बात करें तो 2970 मेगावाट, ठीक है। अगली परियोजना पढ़ते हैं। कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे परवन परियोजना से? कोटा, बारां और झालावाड़। बूंदी नहीं आएगा। डैम कहां बनाया गया है? अकावत, झालावाड़ में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाभान्वित होगी? तो शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे, ठीक है। अगली देखते हैं हम नवनेरा बैराज। कहां पर है ये? कोटा जिला। तहसील है दिगोद तहसील। कौन सी नदी पर है ये? काली सिंध नदी पर, ठीक है। कहां पर है? कोटा जिला में। और नदी कौन सी है? काली सिंध नदी। अब इससे 752 गांवों को फायदा होगा। कितने गांवों को? 752 गांव। ये गांव कौन कौन से जिले के होंगे? एक तो कोटा, बारां और बूंदी जिले। कोटा, बारां और बूंदी जिले के 752 गांवों को फायदा होगा। और गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कितने रुपए इश्यू किए हैं इसके लिए? 1595 करोड़, ठीक है। कितने रुपए इश्यू किए? 1595 करोड़ रुपए। कौन कौन से गांवों को फायदा होगा? कोटा, बारां और बूंदी के 752 गांवों को।
कौन से जिले में? कोटा जिले की दीघोत तहसील में। नदी की बात करें तो काली सिंध नदी। ठीक है, तो यह है नवनेरा बैराज। ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। उसके तहत जो 26 मध्यम और लघु बैराजों और बांधों का निर्माण किया जाएगा, उसमें से नवनेरा बैराज भी एक शामिल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नवनेरा बैराज कहां पर है? कोटा जिला, दीघोत तहसील। नदी कौन सी है? तो काली सिंध नदी। कितने गांवों को फायदा? 752 गांवों को। कौन कौन से जिले के हैं? कोटा, बारा और बूंदी। अब सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। है क्या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना? मानसून के सीजन में क्या है, जो चंबल और उसकी सहायक नदियों ना, उसका पानी, उसकी जो सरप्लस पानी आ जाता है उसमें, उसको वेस्टेज होने से बचाने के लिए, इसके अलावा बाढ़ की समस्याओं पर निदान के लिए, आप सूखे की समस्याओं से भी हम पार पा सकते हैं अगर हमारे पास अच्छी वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो। इसके अलावा रोजगार ग्रोथ, नई नई इंडस्ट्री, तो इन सब में इससे फायदा होगा। तो कौन कौन सी नदियां हैं? काली सिंध, पार्वती, मेज, चाकण, कूनू। इन नदियों के पानी को डाला जाएगा, इधर आएगी काली सील। बनास की सहायक नदी है काली सील। बनास, बाणगंगा, मोरे। इन नदियों का एक्स्ट्रा पानी किधर चला जाएगा? इधर, ताकि जो वेस्टेज पानी हो रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। अब क्यों चलाई गई है ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना? क्योंकि आप जानते हो राजस्थान का एरिया भारत का है लगभग 10.4%, लेकिन अगर सरफेस वाटर की बात करें, यानी कि नदी और झीलों की पानी की बात करें, तो राजस्थान में लगभग 1% के आसपास सरफेस वाटर है, जबकि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। तो वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और जो दक्षिणी राजस्थान है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं, पूर्वी राजस्थान वाले जो 13 जिले हैं, उन्हें लाभान्वित करने के लिए यह परियोजना चलाई गई है। ठीक है, कितने जिलों को फायदा होगा इससे? 13 जिलों को। 13 जिलों को फायदा। 13 जिले। 13 जिले कौन कौन से हैं? 13 जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 4 तो आ जाएंगे इसमें हाड़ौती वाले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 5 आ जाएंगे जिनमें से A, B, C, D, S, M। ये तो है डांग प्रदेश वाला इलाका, और ये है अलवर और भरतपुर। और 4 आ जाएंगे राजधानी के आसपास के, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक। ठीक है, तो कितने जिलों को फायदा होगा? 13 जिलों को फायदा होगा। 13 जिले कौन कौन से होंगे? 4 हाड़ौती के, 3 डांग के, अलवर भरतपुर और जयपुर के सराउंडिंग एरिया, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक। अब देखो इसकी लागत कितनी है। इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो लागत है, वो लगभग है 40,000 करोड़ रुपए। 40,000 करोड़ रुपए। 2017-18 में वसुंधरा जी ने एक प्रपोजल भेजा था, उसमें इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की गई थी। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से क्या होगा कि 90% पैसा क्या होगा? केंद्र सरकार देगी, और 10% पैसा क्या देगी? राज्य सरकार देगी। अब इतनी बड़ी परियोजना है, इतना सारा फंड केवल अकेला स्टेट तो वहन नहीं कर सकता। इस वजह से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग लगातार जोरों पर है, लेकिन केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से इनकार कर रही है। वही गवर्नमेंट क्लासेस केंद्र में है बीजेपी गवर्नमेंट, और स्टेट में है कांग्रेस गवर्नमेंट। अब इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। कितने जिलों को फायदा होगा? 13 जिलों को फायदा होगा। 13 जिले देख लिए कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्या होगा, जो मानसून सीजन में एडिशनल पानी आ जाता है चंबल की सहायक नदियों में, जैसे काली सिंध, पार्वती, मेच, चाकण, कूनू,
उस उनका जो अतिरिक्त पानी है वो कालीसिल, बनास, बाणगंगा और मोरेल में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि उस पानी का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, कितने कितने करोड़ की परियोजना है? 40,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, यानी कि अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ आएगी। अब चूंकि इतना सारा पैसा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अकेला वहन नहीं कर सकती, इसलिए इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग लगातार चल रही है। जिसमें क्या होगा, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलते ही किसी भी परियोजना को 90% पैसा केंद्र सरकार देती है और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, देखते हैं आगे। कितने जिलों को फायदा होगा? 13 जिलों को। बेनिफिट, फायदे की बात करते हैं तो क्या क्या फायदा होगा? पहला तो पेयजल, सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, सूखा नियंत्रण, इसके अलावा उद्योग, उद्योगों को भी इससे क्या होगा? फायदा, जिससे क्या होगा? रोजगार सृजन। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर डैम वगैरह बनेंगे तो उससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, यानी कि भूजल में वृद्धि। इसके अलावा राजस्थान का एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन राजस्थान के लिए भी वो आर्थिक विकास का एक पहिया साबित होगा, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको भी वाटर सप्लाई किससे की जा सकती है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से। अब देखो, इससे ऐसा अनुमान है कि 2051 तक जो ये 13 जिले हैं उनको 2051 तक वहां के लोगों को और पशुओं को और कृषि को क्या हो सकती है? पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई की आपूर्ति ये हो सकती है 2051 तक। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड है। अब विवाद का कारण, विवाद का कारण, विवाद के कारण की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि इस परियोजना को क्या मिले? राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देते हैं क्या होगा? 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा राज्य सरकार देगी, ताकि इस परियोजना का काम स्मूथली पूरा हो पाए। इसलिए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग लगातार चल रही है। ठीक है, विवाद केंद्र में है बीजेपी गवर्नमेंट और स्टेट में है कांग्रेस गवर्नमेंट। यही क्या है? विवाद का मेन कारण। अब इस विवाद को कैसे सुलझा सकते हैं हम? इस विवाद को कैसे सुलझा सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी है विवाद को सुलझाने के लिए जरूरी क्या है? विवाद को सुलझाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय के क्षेत्रीय हितों को। इसके लिए क्या क्या व्यवस्था है संविधान में? संविधान में क्या क्या व्यवस्था है वो देखते हैं। एक आता है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंधों को इंप्रूव करके हम इन विवादों का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं? जैसे नीति आयोग। नीति आयोग में क्या हो? केंद्र का भी रिप्रेजेंटेशन है और राज्य का भी रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा अभी बनाई गई है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। इसमें भी सेंट्रल का भी रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके अलावा दो विभिन्न राज्यों का, केंद्र का ऐसा तर्क है कि मध्य प्रदेश और राज्य सरकार के बीच में आपस में सहमति नहीं है, इस कारण से भी हम इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे सकते। तो आपस में जैसे राजस्थान और एमपी, दो राज्यों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप, यानी कि विश्वास की बहाली के लिए हम क्या, विश्वास की बहाली के लिए भी क्या है? अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। इसके अलावा हमें अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट की या फिर
एक भारत श्रेष्ठ भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की। जैसा कि तिरंगा कैंपेन के माध्यम से भी क्या है, एक नेशनल प्राइड जनरेट किया जा रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है वो कब पूरी होगी, जब हम इन सब चीजों को, केंद्र राज्य संबंधों को इंप्रूव करेंगे, तभी तो हम एक टीम इंडिया बन पाएंगे। तभी क्या बन पाएंगे, टीम इंडिया। और तभी हमारा सपना साकार होगा इंडिया फर्स्ट का, इंडिया फर्स्ट का। ठीक है, तो ये पूरा है, क्या क्या समाधान है हमने देखे, कैसे कैसे हम इसको ऐसे विवाद आगे भविष्य में ना पनपे उनके लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। आपस में विश्वास बहाली का, जैसे जीएसटी काउंसिल के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से, अंतरराज्यीय परिषदों के माध्यम से। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, क्षेत्रीय परिषदें। तो ये विभिन्न उपाय है जिनके माध्यम से हम आपस में राज्य राज्य संबंधों में और केंद्र राज्य संबंधों में क्या है, अच्छे से गर्मजोशी से उनका क्या कर सकते हैं, गर्मजोशी पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना देखी। अब देखेंगे हम मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं। मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, मैप बना लेते हैं। पहले बात करते हैं हम कोटा संभाग की, हाड़ौती की। ठीक है, हाड़ौती की बात करते हैं। तो हाड़ौती में सबसे पहले 12 तो 12 में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं तो देखते हैं। एक तो है बेथली, एक है लासी, एक है बिलास और एक है हथियादर। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, बेतली, लासी, बिलास और हथियादर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कोटा की। कोटा में अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन भादो का महीना, सावन भादो का महीना। सावन भादो में क्या होती है, सब तरफ हरियाली, मन खुश हो जाता है। ऐसे हरिश्चंद्र जी का भी मन क्या हो गया, खुश हो गया। किसको देखकर, आलिया भट्ट को देखकर। तो उन्होंने क्या किया, गोपाल हलवाई के यहां से क्या खरीदी, काजू कतली। ठीक है, तो ये है कोटा में सिंचाई परियोजना। क्या है, सावन भादो, हरिश्चंद्र, आलन्य, गोपालपुरा और तकली। ठीक है, 12 में कौन से, बेतली, लासी, बिलास और हथियादर। अब देखते हैं झालावाड़। झालावाड़ की बात करें तो एक तो है काली सिंह, एक है भीम सागर, एक है गागरी। इसके अलावा चोली, छापी, रेवा और दो है राजगढ़ और पिपलाद। इसे ध्यान रख सकते हो कि रेखा ने क्या, कैसी चोली छापी, काली चोली छापी। और गागरोन से गागरीन याद रह जाएगा, जो कि कहां पर है, झालावाड़ में, काली सिंध और आहू के संगम पर। ठीक है, तो हमने देखा कोटा, 12 और झालावाड़, और इसमें आखिरी रह गया बूंदी। बूंदी की बात करें तो यहां पर है चाकण, गरदड़ा और गुड़ा। ठीक है, तो ये हमने कोटा संभाग पूरा पढ़ लिया। हाड़ौती 12 देखते हैं पहले, बेथली, लासी, बिलास और हथियादर। कोटा की बात करें तो सावन भादो, हरिश्चंद्र, आलनिया, गोपालपुरा और तकली। झालावाड़ की बात करें तो रेवा ने कैसी चोली छापी, काली चोली छापी। इसको रेखा से याद रख सकते हो आप, ये है क्या, रेवा। काली सिंह, भीम सागर, गागरीन, चोली छापी, रेवा और राजगढ़ और पिपला। ठीक है,
इसके अलावा बूंदी में क्या है, चाकण, गरदड़ा और गुड़ा। देखते हैं हम डूंगरपुर की, उदयपुर की और डूंगरपुर की साथ देख लेते हैं। उदयपुर, उदयपुर की अगर हम बात करें तो है, एक तो है सोम कागदर, कैसी है, सोम कागदर, और दूसरे क्या है, मानसी वाकल, मानसी वाकल, और इसका ही अन्य नाम है देवास परियोजना। क्या नाम है, देवास परियोजना, देवास परियोजना। डूंगरपुर की देख लेते हैं। डूंगरपुर में है भीकाबाई सांगवाड़ा, और एक है सोम कमलांबा, सोम कमला अंबा। और ये क्वेश्चन यहाँ SI 2021 में आए, यहाँ से क्वेश्चन, एक तो भीकाबाई सांगवाड़ा से एक पेपर में, एक सोम कमलांबा से। ठीक है, तो हमने देख लिया उदयपुर में कौन कौन सी है, सोम कागदर और मानसी वाकल या देवास परियोजना। डूंगरपुर की बात करें तो भीकाबाई सांगवाड़ा, ये क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है भीकाबाई सांगवाड़ा, और दूसरी है सोम कमला अंबा। यहीं पर देख लेते हैं एक चित्तौड़ में कौन सी परियोजना है, ओराई परियोजना, चित्तौड़गढ़ ओराई परियोजना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में कौन सी होगी, ओराई परियोजना। अब देखते हैं दौसा, पहले सवाई माधोपुर देख लेते हैं और फिर दौसा। तो दौसा में है माधो ने बजाया रेडियो, माधो सागर, क्या बजाया, रेडियो बजाते हैं, उसमें सिग्नल अच्छे नहीं आए तो कैसे आवाज आई, चिलमिली झिलमिली, चिलमिली और झिलमिली। माधो ने क्या बजाया, रेडियो बजाया, जिसमें अच्छे से सिग्नल नहीं आया, इसलिए कैसी आवाज आई, चिलमिली और झिलमिली। और देख लेते हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में है कालीसिंध, ईसरदा और मोरेल, कालीसिंध, ईसरदा और मोरेल। ठीक है, कौन कौन सी है, कालीसिंध, ईसरदा और मोरेल। अब भरतपुर देख लेते हैं, जहां पर है केवलादेव नेशनल पार्क। यहां पर है एक तो है अजान बांध, जिससे केवलादेव में क्या है, पानी की सप्लाई होती है, और इसमें पानी की कमी आती है, पांचना बांध करौली से पानी की सप्लाई होती है। और एक है बंद बारेठा, क्या नाम है, बंद बारेठा। तो भरतपुर में दो है, एक तो अजान बांध और दूसरा है बंद बारेठा। ठीक है, सवाई माधोपुर में कालीसिंध, ईसरदा, मोरेल। दौसा में माधो ने बजाया रेडिया, तो कनेक्शन अच्छे नहीं है, इसलिए चिलमिली और झिलमिली आवाज है। अब अलवर में है जयसंबंध बांध, कौन सा बांध, जयसंबंध बांध परियोजना, जयसंबंध बांध परियोजना। जयसंबंध झील अलग है, जयसंबंध झील कहां पर है, उदयपुर में। अगर पूछे जयसंबंध बांध परियोजना तो वो कहां पर आएगी, अलवर में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप आगे देखते हैं। ठीक है, डूंगरपुर में क्या कौन कौन सी है, सोम कमला अंबा और भीकाबाई सांगवाड़ा। उदयपुर में देखें तो मानसी वाकल या देवास परियोजना, और दूसरी है सोम कागदर। दौसा में देखा है तो माधो ने बजाया रेडियो, कनेक्शन अच्छा नहीं, इसलिए चिलमिली और झिलमिली की आवाज। बूंदी में चाकण, गरदड़ा, गुड़ा। बारा में बेथली सी बिलास और हथियादल। ठीक, इसके अलावा एक पड़ता है जवाई बांध पाली।
जवाई बांध पाली। इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सागर। क्या नाम है दूसरा इसका? मारवाड़ का अमृत सागर। और इसमें पानी की कमी हो जाने पर से ही एक सुरंग परियोजना है जिससे जल की सप्लाई होती है जवाई बांध में पानी की कमी हो जाने पर। कहां पर है वो? उदयपुर में। जब हम पढ़ रहे थे क्या ना, लूनी नदी, तो वहां पर है ये, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो नदियों वाला जो टॉपिक है वहां जाके देख लेना। जवाई बांध कहां पर है? पाली। अब एक है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध कहां पर है? बीसलपुर बांध टोंक में। यह राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई पेयजल परियोजना है। इसके अलावा राज्य जो है सबसे बड़ा कंक्रीट बांध भी है। अब इससे किस किस को पानी की सप्लाई होती है वो देख लेते हैं। एक तो टोंक, दूसरा अजमेर, इसके अलावा जयपुर। जयपुर को कब शामिल किया गया इसमें? 1 मार्च 2009 को। 1 मार्च 2009 को, ठीक है। टोंक, अजमेर, जयपुर, इसके अलावा दौसा भी अभी क्या है? प्रस्तावित। ठीक है। बीसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में। इसके अलावा यहाँ पर 2 नए अभी इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। एक तो है रंगीन मछलियों से संबंधित परियोजना। रंगीन मछलियों से संबंधित परियोजना, ठीक है। एक तो क्या है? रंगीन मछलियों से संबंधित परियोजना। पूछ लेगा कौन से बांध से संबंधित है, तो बीसलपुर बांध। और दूसरा है स्पोर्ट फिश। स्पोर्ट फिश आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे बैठे रहते हैं वो डंडा लेके मछलियां पकड़ने के लिए, उसको ही क्या है? स्पोर्ट फिश। अगर आप मास लेवल पर, एक तो है आप शौकिया तौर पर मछलियां पकड़ रहे हो, एक है आप आजीविका के लिए मछलियां पकड़ रहे हो, दोनों में अंतर है। ये तो क्या हो जाएगा? एडवेंचर के लिए, और ये क्या हो जाएगा? आजीविका के लिए, जब आप मास लेवल पर फिशिंग करते हो। तो कौन कौन सी 2 नए इनिशिएटिव है? एक तो रंगीन मछलियों से संबंधित परियोजना और दूसरी है स्पोर्ट फिश, ठीक है। इसके अलावा अभी 2-3 नए और इनिशिएटिव भी है, वो देखते हैं। बीसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में। किस किस को पानी की सप्लाई होती है? टोंक और अजमेर। 1 मार्च 2009 को राजधानी जयपुर को भी शामिल किया गया। रंगीन मछलियों से संबंधित परियोजना, इसके अलावा स्पोर्ट फिशिंग। एक आता है आजीविका मॉडल। आजीविका मॉडल, या इसको ही कहते हैं शून्य राजस्व मॉडल। शून्य राजस्व मॉडल, आजीविका मॉडल या शून्य राजस्व मॉडल। अब है क्या ये है आदिवासियों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए। आजीविका में वृद्धि करने के लिए आदिवासियों को क्या दी जाएगी? जो भी हमारे जो जिले हैं, इनमें 3 जिले आएंगी मेनली। जयसमंद आएगी, एक माही बजाज सागर आएगी, एक कडाना बैक वाटर आएगी। इनको क्या दिया जाएगा? इनको लीज पे दिया जाएगा। और जो भी यहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जैसे फिर मछलियों को बेचकर जो भी अर्निंग होगी उनको, उस पर गवर्नमेंट क्या लेगी? कोई भी टैक्स नहीं लेगी। सारा का सारा पैसा किसको चल जाएगा? आदिवासी लोगों को। तो इससे क्या होगा? उनका इनकम लेवल बढ़ेगा और उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बात पूछ लेगा? आजीविका मॉडल में शामिल कौन कौन सी जिले हैं? तो एक तो है जयसमंद, कहां पर है? उदयपुर में। एक है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी कहां पर है? बांसवाड़ा, बोरखेड़ा में। और एक है कडाना बैक वाटर। बैक वाटर कहां पर है? ये डूंगरपुर में, ठीक है। तो आजीविका मॉडल में कौन कौन सी 3 चीजें शामिल है? एक तो जयसमंद, एक है माही बजाज सागर बांसवाड़ा, और तीसरी है कडाना बैक वाटर। एक और नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसका नाम है केज कल्चर योजना। केज कल्चर योजना। केज माने पिंजरा, कल्चर माने ग्रोथ या पालना। तो केज कल्चर योजना कौन से बांध पर चलाई गई है? तो वह है माही बजाज सागर।
माही बजाज सागर बांसवाड़ा। इसमें क्या होगा, इसमें जो माही बजाज सागर है इसमें ऐसे पिंजरे स्थापित किए जाएंगे, जालीनुमा पिंजरे। ये ऐसे वाटर फ्लो रहेगा, प्राकृतिक प्रवाह रहेगा उसका, मतलब अपन पालेंगे तो मछलियों को, लेकिन मछलियों को कैसा लगेगा, जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसका ग्रोथ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, उनकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी और ग्रोथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसके लिए क्या होगा, 56 तैरते हुए पिंजरे, 56 तैरते हुए पिंजरे कहां पर स्थापित किए गए हैं, माही बजाज सागर बांध में। तो ये नए इनिशिएटिव है, एक तो है आजीविका मॉडल, हमने बिशनपुर में देखा था, रंगीन मछलियां और स्पोर्ट फिशिंग, और ये है केज कल्चर योजना। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ऐसे पिंजरे बनाए जाएंगे और पिंजरे से क्या होगा, पानी का फ्लो तो नेचुरल होगा, जाली नुमा होंगे पिंजरे, नेट नुमा, नेट लगी होगी तो फ्लो तो क्या होगा, नेचुरल होगा, लेकिन मछलियों को ऐसा लगेगा जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही है। इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो हमारा जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम है उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी होगी। इसमें एक नोट डाल के लिख लेना। अब राज्य में सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो किसके द्वारा होती है, वृहद परियोजनाओं के द्वारा नहीं होती, किसके द्वारा होती है, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा। पूछ ले ऑप्शन में कि किन परियोजनाओं के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, तो मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना, जो हमने लास्ट में देखी थी, जैसे बूंदी में क्या थी, चाकण, गरदड़ा और गुड़ा। ठीक है, जो लघु सिंचाई परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना है, अब इनको फंड कौन कर रहा है, इनको सहायता कौन कर रहा है इनके लिए, तो जापान की एक कंपनी है जीका, जापान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एजेंसी। पूछ ले कि लघु सिंचाई परियोजनाओं में सहायता कौन कर रहा है, तो जापान देश कर रहा है, जिसकी एक कंपनी है जीका। ये बार बार आएगा, आगे भी आएगा जीका, याद रख लेना, जापान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिंचाई में योगदान किसका है, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को। लघु सिंचाई परियोजना डेवलप करने में सहायता कौन कर रहा है, जीका, जापान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये सिंचाई वाला प्रोजेक्ट है ये हमने पूरा कर लिया। इसमें हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ी, वृहद सिंचाई परियोजनाएं पढ़ी, फिर मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं देखी, हमने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना देखी, उसका विवाद देखा, क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं ये देखा। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।